ओके एस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी जिसका बैच चल रहा है उसके हिसाब से, जो जिस टाइम में इस वीडियो को देख रहे हो उसके हिसाब से। अगर तुम इस वीडियो को मॉर्निंग में देख रहे हो तो तुम्हारे लिए गुड मॉर्निंग रहेगा। अगर तुम इस वीडियो को इवनिंग में देख रहे हो तो तुम्हारे लिए गुड इवनिंग रहेगा। तो ठीक है, चलो, होप सो तुम लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बिंदास हूँ। आज एक नया पेपर हम लोग शुरू करेंगे। आज नया चैप्टर शुरू नहीं करेंगे, एक नया पेपर शुरू करेंगे जो कि तुम्हारा ऑडिटिंग पेपर। तो ठीक है, देखो, सीए में इंटर में कंपनी अकाउंट्स के साथ ऑडिटिंग का कुछ पोर्शन है। तो ठीक है, लेकिन सीए आईपीसीसी या सीए इंटर में कंपनी ऑडिट का एक सेपरेट पेपर है। तो चलिए हम शुरू करेंगे ऑडिटिंग, चाहे वो तुम्हारा सीए में इंटर हो या सीए इंटर हो, दोनों मतलब कोर्स के लिए ऑडिटिंग पेपर बिल्कुल सेम है। तो पहले ऑडिटिंग का हम सिलेबस लिखेंगे। तो ठीक है, सिलेबस ऑफ ऑडिट। देखो, ये जो ऑडिट पेपर है ना, काफी टेक्निकल सब्जेक्ट। देखो, ये जो सिलेबस ऑडिट का, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब बोलेंगे सर क्यों? अगर हम ऐसे पढ़ेंगे, मतलब डिवाइड करके पढ़ेंगे, तो ऑडिट पेपर हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर हम मिक्स करके पढ़ेंगे तो ऑडिट पेपर हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बोलो, तुम क्या चाहते हो? ये पेपर इजी बनाने के लिए चाहते हो या इसको डिफिकल्ट बनाने के लिए चाहते हो? नहीं सर, हम तो चाहते हैं कि मतलब इजी क्या, सबसे इजी हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो ठीक है, चलो हम एकदम इजीएस्ट वे में ऑडिटिंग पेपर को आगे लेके जाएंगे। तो ठीक है, चलो देखो, पहले हम देखेंगे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। पहले हम स्टैंडर्ड्स देखेंगे। अब बोलेंगे सर क्या हम पहले स्टैंडर्ड पढ़ेंगे उसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे? नहीं, मतलब ऑडिटिंग के लिए एक सेपरेट पोर्शन हम करेंगे स्टैंडर्ड्स और एक सेपरेट पोर्शन करेंगे चैप्टर्स। ये जो चैप्टर्स है ना, ये और कुछ नहीं होता है, स्टैंडर्ड का एप्लीकेशन होता है। इसका मतलब जो भी कंसेप्ट हम लोग स्टैंडर्ड में सीखेंगे, तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में जो भी कंसेप्ट हम सीखेंगे वही कंसेप्ट को हमें अप्लाई करना होगा चैप्टर में। अच्छा, आप बोलेंगे सर एक बार स्टैंडर्ड का लिस्ट दे दीजिए। नहीं बेटा, स्टैंडर्ड का लिस्ट अभी मैं नहीं दूंगा। ठीक है, तो तुम इतना याद रखो कि हमें पहले स्टैंडर्ड्स पढ़ना होगा, फिर उसके बाद हमें चैप्टर्स देखना होगा। ये जो चैप्टर्स है इसमें हम पहले डिस्कशन करेंगे बेसिक कंसेप्ट। ऑडिटिंग का कुछ बेसिक कंसेप्ट होता है या ऑडिट का कुछ बेसिक कंसेप्ट होता है, पहले हम बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, उसके बाद देखो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, हमें ये सब चैप्टर्स पढ़ना है। अब बोलेंगे सर कौन सा चैप्टर? पहले ऑडिटिंग का बेसिक कंसेप्ट के लिए एक चैप्टर हम कवर करेंगे, फिर उसके बाद ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम, उसके बाद ऑडिट वर्किंग पेपर, ऑडिट एविडेंस, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, कंपनी ऑडिट, स्पेशल ऑडिट। हम इतना सा चैप्टर को देखेंगे। देखो, ये चैप्टर और कुछ नहीं होता है, जो भी हम सीखेंगे स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग में, जो भी कंसेप्ट हम सीखेंगे स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग में, तो वही कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा चैप्टर में, वही कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा चैप्टर में। तो पहले हम कुछ स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग सीखेंगे, फिर उसके बाद हम चैप्टर को मूव करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग जो भी कंसेप्ट हम सीखेंगे हमारा कुछ चैप्टर्स कवर हो जाएगा, फिर उसके बाद जो भी कंसेप्ट कवर नहीं हुआ होगा उसको हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओके।
देखो ये जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होता है ना, तो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, फिर भी मैं तुम्हें कुछ लिस्ट दे रहा हूँ। मतलब पूरा का पूरा लिस्ट तो मैं अभी नहीं दूंगा। जैसे कि एस ए 200, तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को हम एस ए बोलेंगे। एस ए का मतलब होता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। एस ए का मतलब होता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो एस ए 200 टू 10 टू 20 टू 30 टू 40 टू 50 टू 60 टू 65 टू 99 300 315 320 330 402 450 500 501 505 510 520 530 एक्सेट्रा। मतलब ये बहुत सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है। जैसे कि एस ए 200, एस ए 210, एस ए 220, एस ए 230, एस ए 240। ये जो 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260 ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का नंबर, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का नंबर। आप बोलेंगे सर ऐसे क्यों 200, 210, 220, 230? इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक है, लेकिन वो लॉजिक अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे। तो हम इतना सा जानेंगे कि हमें ये सब स्टैंडर्ड्स पढ़ना है, हमें ये सब स्टैंडर्ड्स पढ़ना है। अगर ये सब स्टैंडर्ड्स हम पढ़ेंगे तो हमारा ऑडिटिंग में जो चैप्टर्स होगा वो हमारे लिए इजी बन जाएगा, वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले एक काम करो, एक छोटा सा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को हम कवर करेंगे। जो ऑडिटिंग, जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग जो चैप्टर है ना उसमें लगेगा। तो ऐसे 210 सर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 210 का नाम क्या होता है? देखो, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ independent audit and conduct of audit in accordance with standards। ऐसे 200 का नाम होता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड्स। देखो, ये जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, सॉरी ऐसे 200, मैंने इसको गलती से 210 लिखा था। देखो, ये जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 200 है, इसमें हम सीखेंगे कि एक इंडिपेंडेंट ऑडिट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो अगर तुम इस स्टैंडर्ड को पढ़ोगे तो इस स्टैंडर्ड में तुम्हें यही सीखने को मिलेगा कि इंडिपेंडेंट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फिर ऑडिट कैसे किया जाएगा, ऑडिट किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब जैसे स्टैंडर्ड्स बोलेगा वैसे ऑडिट करना होगा। मतलब ऑडिट तुम्हारा मन मर्जी से नहीं कर पाओगे, तुम्हें स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से ऑडिटिंग करना है। तुम्हें स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से तुम्हें ऑडिट करना है। तो ठीक है, देखो मैं थोड़ा आगे जा रहा हूं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट तुम पढ़ोगे, ऑडिटिंग का जो पहला चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट, उसमें डेफिनेटली एक ही क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज ऑडिटिंग, मतलब ऑडिटिंग का डेफिनेशन। तो वो डेफिनेशन ऐसे 200 के हिसाब से होगा, क्योंकि ऐसे 200 में ऑडिट का डेफिनेशन मतलब ऑडिट को डिफाइन किया हुआ है। फिर जो चैप्टर तुम पढ़ोगे बेसिक कंसेप्ट, उसमें एक क्वेश्चन होगा कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। तो जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट तुम पढ़ोगे चैप्टर में, वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 200 के हिसाब से होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग मतलब ऐसे 200 कह रहा है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होगा इंडिपेंडेंट ऑडिट का। तो पहले एक काम करेंगे, ऐसे 200 को कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम
वो बेसिक कंसेप्ट वाला चैप्टर कवर करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्यों हम जो भी कंसेप्ट पढ़ेंगे ऐसे 200 में वही कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा स्टैंडर्ड सॉरी बेसिक कंसेप्ट में। तो लिखो, तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग मतलब एसए 200 का नाम होता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स। देखो मैं एसए 200 का जो भी कंसेप्ट है उसको एक छोटा छोटा पॉइंट बना के समझाता हूं, तो ठीक है, तो तुम्हारे लिए इजी रहेगा, तुम्हें ये सारे पॉइंट्स को याद रखना होगा। तो पहले हम डिस्कशन करेंगे, पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 लिखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब बोलेंगे सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट्स, कैश फ्लो एक्सेट्रा, इसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अभी तुम इतना सा याद रखो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है बैलेंस शीट एंड पीएल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है बैलेंस शीट एंड पीएल। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बैलेंस शीट पीएल इसको तो कंपनी अकाउंट्स में हम जान चुके हैं कि हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है बैलेंस शीट एंड पीएल। लेकिन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एसए 200 में हमें क्या सीखने को मिलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। देखो एसए 200 कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है जनरल पर्पज और एक होता है स्पेसिफिक पर्पज। वो कह रहा है कि देखो जो ऑडिट होगा तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही ऑडिट किया जाएगा, मतलब हम ऑडिट करेंगे किसको, तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ताकि हम एक रिपोर्ट देंगे कि हाँ तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है या नहीं दे रहा। तो इसका मतलब हम जो भी ऑडिट करेंगे तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करेंगे, हम जो भी ऑडिट करेंगे तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करेंगे, तो ठीक है। लेकिन एसए 200 कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो प्रकार का, जनरल पर्पज, स्पेसिफिक पर्पज। चाहे तुम जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कियो या स्पेसिफिक पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करो, तुम्हें स्टैंडर्ड्स फॉलो करना पड़ेगा। मतलब जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होगा तो भी स्टैंडर्ड्स फॉलो करना पड़ेगा, स्पेसिफिक पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट होगा तो भी स्टैंडर्ड्स फॉलो करना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर ये जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्पेसिफिक पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। देखो मान लो तुम एक बैंक के पास गया, बैंक को बोला कि मुझे लोन दे दीजिए, मतलब बैंक के पास लोन लाने के लिए तुम जाओगे, तो बैंक बोलेगा कि तुम एक काम करो तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे दो। तो अब तुम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे क्या वो हर पर्पज के लिए, मतलब सारे पर्पज के लिए, या बैंक से लोन लाने के लिए, बैंक से लोन लाने के लिए, मतलब उस वक्त हम वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनेंगे स्पेसिफिक पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्पेसिफिक पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बोलो स्पेसिफिक पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा तो हम कैसे बनाएंगे, जैसे बैंक बोलेगा कि हाँ तुम तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऐसे बनाओ, तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऐसे बनाना होगा, बोले ऐसा नो। लेकिन जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए नहीं बनाते, मतलब हर साल के, मतलब हर ईयर के एंड में हम बैलेंस शीट पीएल बनाते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस या फाइनेंशियल पोजीशन निकालने के लिए, फिर वो बैलेंस शीट को हम आरओसी में सबमिट करने के लिए, वो जो बैलेंस शीट वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो हमारे लिए जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज होता है। तो जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स which can be used for any purpose, जो किसी भी पर्पज के लिए हम यूज करेंगे उसको बोलेंगे जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन स्पेसिफिक पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट which can be used
ओनली फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज। इसका एक एग्जाम्पल लिखो, पीएल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। इसका एक एग्जाम्पल लिखो, पीएल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड फॉर ऑब्टेनिंग ए बैंक लोन। पीएल बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड फॉर ऑब्टेनिंग ए बैंक लोन। अगर तुम बैंक लोन के लिए मतलब बैंक से लोन लेने के लिए एक पीएल अकाउंट या बैलेंस शीट बनाओगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा स्पेसिफिक पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 200 कहता है कि चाहे तुम्हारा ऑडिट जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हो या चाहे तुम्हारा ऑडिट स्पेसिफिक पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हो, तो तुम्हें स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 लिखो, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, देखो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का मतलब क्या होता है। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का मतलब होता है एक क्वेश्चनिंग माइंड या खुद को अलर्ट रखना। देखो मान लो दिस इज ए कंपनी XYZ लिमिटेड। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का मतलब पहले समझो, फिर उसके बारे में हम कंक्लूजन पॉइंट्स लिखेंगे। तो पहले तुम्हें समझना होगा कि प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का मतलब क्या होता है। पहले तुम्हें समझना होगा कि प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का मतलब क्या होता है। देखो मान लो एक्स लिमिटेड, दिस इज ऑडिटर ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड, दिस इज ऑडिटर ऑफ एक्स लिमिटेड। ऑडिटर ऑफ एक्स लिमिटेड, ये सब एक्स लिमिटेड का अकाउंटेंट, ऑफिसर, एम्प्लॉय, कुछ भी तुम बोल सकते हो। चलो ऑडिटर ऑडिट शुरू किया XYZ लिमिटेड का। जब ऑडिटर ऑडिट शुरू करेगा तब हमेशा वो माइंड में रखेगा कि हाँ इधर फ्रॉड हो सकता है। मतलब हमेशा एक क्वेश्चनिंग माइंड रखेगा, हमेशा खुद को अलर्ट रखेगा। अगर किसी भी इंडिकेशन मिलेगा तो हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ऑडिटर आइडियल मतलब डॉल हो जाएगा तो ऑडिटर को इंडिकेशन मिलेगा फिर भी वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, तो वहां पे ऑडिट करने का क्या फायदा है। तो इसीलिए प्रोफेशनल ऑडिटर जब भी ऑडिट करेगा हमेशा प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करेगा। ऑडिटर जब भी ऑडिट करेगा हमेशा प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करेगा। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का मतलब क्या होता है ना, हमेशा ऑडिटर अलर्ट रहेगा, हमेशा ऑडिटर क्वेश्चनिंग माइंड रखेगा। मतलब क्वेश्चन पूछेगा लेकिन अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं, अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं, नेसेसरी क्वेश्चन पूछेगा जब तक ऑडिटर को एक वैलिड कंक्लूजन नहीं मिलेगा। तो एक वैलिड कंक्लूजन मिलने तक ऑडिटर ऑडिटर सवाल पूछते रहेगा। इसको कहते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। तो SA 200 यही कह रहा है कि जब भी तुम ऑडिट करोगे, SS 200 यही कह रहा है कि जब भी तुम ऑडिट करोगे तो हमेशा अलर्ट रखना, खुद को हमेशा अलर्ट रखना, हमेशा क्वेश्चनिंग माइंड रखना। ऐसा नहीं कि तुमने गया एम्प्लॉय को पूछा कि अरे बोलो क्या तुम फ्रॉड किए हो, एम्प्लॉय बोला नहीं नहीं सर मैंने तो फ्रॉड नहीं किया, तो ऑडिटर खुश हो गया चलो रिपोर्ट दे दिया। ऐसा नहीं, ऑडिटर हमेशा क्वेश्चन मतलब इन्वेस्टिगेटिंग माइंड रखेगा, अलर्ट रहेगा। तो इसको कहते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। अगर एक ऑडिटर प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन नहीं कर रहा है इसका मतलब वो ऑडिट नहीं कर रहा है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट के हिसाब से। तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कह रहा है कि जब भी तुम ऑडिट करोगे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से ऑडिट करोगे। तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग तुम्हें जैसे बोलेगा तुम्हें ऐसे ऑडिट करना है। तो बोलो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का मतलब क्या होता है, क्वेश्चनिंग माइंड, फिर बीइंग अलर्ट
फिर रिकॉग्नाइज पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। देखो, तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग यही कह रहा है कि तुम हमेशा क्वेश्चनिंग माइंड रखो, मतलब सवाल पूछते रहो। जब तक तुम्हें कंक्लूजन नहीं मिल रहा है तो तब तक तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन अननेसेसरी इनवैलिड क्वेश्चन मत पूछो, ठीक है। फिर हमेशा अलर्ट रखो खुद को। ऑडिट करने के वक्त तुम हमेशा अलर्ट रखो खुद को। मतलब देखो, तुम्हें ऐसे लगा कि जो भी अकाउंटेंट है, मैं एक सिचुएशन तुम्हें कह रहा हूँ, मान लो कंपनी का ये अकाउंटेंट, तो ठीक है, इसका सैलरी 20,000 पर मंथ। आज के इकोनॉमी में, आज के ज़माने में मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी बढ़ चुका है। तो अगर एक आदमी 20,000 का सैलरी, अगर एक आदमी को 20,000 का सैलरी मिलेगा तो खुद को मेंटेन करने के लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब 20,000 आजकल हैंड टू माउथ हो जाता है। इसका मतलब ये अकाउंटेंट 20,000 सैलरी में, हाँ, वो नॉर्मल लाइफ तो मेंटेन कर पाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ मेंटेन नहीं कर पाएगा। फिर तुम्हें लगा कि अचानक अकाउंटेंट ऑडी कार खरीदा। भाई ये अकाउंटेंट, इसका तो ऑडिटर ऐसे सोचना पड़ेगा, ऑडिटर को ऐसे सोचना पड़ेगा कि भाई ये तो अकाउंटेंट, हाँ, इसका तो सैलरी 20,000, हाँ, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया कि वो ऑडी कार खरीद लिया। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं कि अकाउंटेंट चोर है, फिर भी मुझे लग रहा है कि नहीं, कहीं भी कुछ गड़बड़ हो सकता है, चलो मुझे और थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करना है। तो मैं सीधा जाऊंगा अकाउंटेंट के पास, मैं उसका पर्सनल डिटेल्स भी पूछ सकता हूँ, फिर उसका जो काम करने का प्रोसीजर उसको भी एग्जामिन कर सकता हूँ। तो इसका मतलब मैंने अलर्ट था, मैंने खुद को अलर्ट रखा था, मुझे एक इंडिकेशन मिला तो मैंने इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। तो इसको कहते हैं बीइंग अलर्ट, खुद को अलर्ट रखना। बीइंग अलर्ट इसका मतलब खुद को अलर्ट रखना, ठीक है। फिर रिकॉग्नाइज पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। चलो, ये हो गया दो बेसिक पॉइंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल पर्पज होता है, फिर स्पेसिफिक पर्पज होता है। जब भी तुम ऑडिट करोगे तो हमेशा तुम्हें प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करना होगा। जब भी तुम ऑडिट करोगे तो हमेशा तुम्हें प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करना होगा। नेक्स्ट देखो पॉइंट नंबर 3, रिक्वायरमेंट ऑफ एसए 200। एसए 200 क्या बोल रहा है? एसए 200 कह रहा है कि तुम ऐसे करो। एसए 200 यही कह रहा है कि पहले देखो प्रीमाइज ऑफ ऑडिट है या नहीं है। अगर प्रीमाइज ऑफ ऑडिट नहीं है तो वहां पे ऑडिट मत करो। अगर प्रीमाइज ऑफ ऑडिट है तो तुम ऑडिट कर सकते हो। अब बोले सर प्रीमाइज ऑफ ऑडिट क्या होता है? तो ध्यान से समझो, प्रीमाइज ऑफ ऑडिट का मतलब क्या होता है। देखो, मान लो XYZ लिमिटेड, अभी कॉपी मत करो, मैं लिखाऊंगा शॉर्ट में। मान लो ये तुम्हारा XYZ लिमिटेड, ये तुम्हारा XYZ लिमिटेड, ठीक है। हाँ, XYZ लिमिटेड का ये मैनेजमेंट, ये ऑडिटर। तो ऑडिटर ऑडिट करने के लिए एग्रीमेंट साइन करेगा, उसको कहते हैं ऑडिट एंगेजमेंट, उसको कहते हैं ऑडिट एंगेजमेंट। तो ठीक है, तो ऑडिटर देखेगा कि अगर प्रीमाइज ऑफ ऑडिट है तो वो साइन करेगा, ऑडिट एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसे 200 ए कह रहा है। अब बोलेंगे सर ये प्रीमाइज ऑफ ऑडिट क्या होता है? देखो, XYZ लिमिटेड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होगा। ऑडिट कौन करेगा? ऑडिटर। लेकिन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा कौन? सर मैनेजमेंट।
तो पहले मैनेजमेंट को तुम बोलो कि मैनेजमेंट तुम तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। अगर तुम तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कि हाँ मैं मैनेजमेंट हूँ, लेट आई एम द मैनेजमेंट ऑफ XYZ लिमिटेड, अगर मैं मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगा कि मैं मतलब मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि मैं तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दूंगा, तो फिर उसके बाद ऑडिटर बोलेगा कि हाँ चलो ठीक है, मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूँ कि मैं तुम्हारा ऑडिट कर दूंगा। तो जब तक प्रीमाइज ऑफ ऑडिट का मतलब क्या होता है समझो, कि जब तक मैनेजमेंट अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम नहीं कर रहा है, जब तक मैनेजमेंट अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम नहीं कर रहा है, तो तब तक ऑडिटर ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैनेजमेंट अगर खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम कर रहा है, इसका मतलब प्रीमाइज ऑफ ऑडिट है, तुम ऑडिट कर सकते हो। अगर मैनेजमेंट बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, देखो मैं ऑडिटर, मैं जाके थोड़ी ना कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा, मैं नहीं बनाऊंगा, मुझे मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑडिट करना। तो अगर मैनेजमेंट बोलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा नहीं है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा कौन? अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम नहीं बनाएंगे तो ऑडिटर ऑडिट करेगा किसको? समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसीलिए ऑडिटर तब ऑडिट एक्सेप्ट करेगा इफ प्रीमाइज ऑफ ऑडिट है। प्रीमाइज ऑफ ऑडिट अगर नहीं है तो ऑडिटर ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेगा। प्रीमाइज ऑफ ऑडिट अगर नहीं है तो ऑडिटर ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो लिखो प्रीमाइज ऑफ ऑडिट का मतलब लिखो, मैनेजमेंट have the following responsibility। प्रीमाइज ऑफ ऑडिट का मतलब होता है मैनेजमेंट हैव द फॉलोइंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट को ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करना पड़ेगा। फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर द प्रिपरेशन and presentation of financial statement, for implementation of internal controls, to provide the auditor with all necessary information and explanation, with all necessary information and explanation। अगर ये 3 रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट ले रहा है तो तुम ऑडिट एक्सेप्ट करो, नहीं तो ऑडिट एक्सेप्ट मत करो। स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग मतलब ऐसे 200 यही कह रहा है। प्रीमाइज ऑफ ऑडिट नहीं होगा तो ऑडिट एक्सेप्ट हम नहीं करेंगे। प्रीमाइज ऑफ ऑडिट एक्सेप्ट मतलब है तो हम ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे। प्रीमाइज ऑफ ऑडिट मतलब मैनेजमेंट शुड अज्यूम द फॉलोइंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या वो प्रिपेयर करेगा एंड प्रेजेंट करेगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका, ऑडिटर का या मैनेजमेंट का? मैनेजमेंट का। सपोज जैसे क्वेश्चन आया, तो प्रीमाइज ऑफ ऑडिट का मतलब पहले मैनेजमेंट को ये बोलो कि तुम तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करो। तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करोगे, फिर हमें मतलब ऑडिटर को नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन दोगे। अगर ये तीनों रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम अज्यूम करोगे तो मैं मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करूंगा,
इसका मतलब मैं ऑडिट करने के लिए तैयार हूँ। अगर ये तीनों रेस्पॉन्सिव तुम अज्यूम नहीं करोगे तो मैं ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करूँगा। बात समझ में आया? बोलो यस और नो। यस सर। देखो ऐसा एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऑडिटर ऑडिट एक्सेप्ट किया, इसका मतलब मैनेजमेंट उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानेगा। कैसे हो सकता है? नहीं, ऑडिट होगा फिर भी मैनेजमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। ऑडिटर का मतलब ऑडिटर कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। तो ठीक है, चलो ये हुआ प्रीमाइज ऑफ ऑडिट। फिर पॉइंट नंबर बी, ऑडिटर ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि प्रीमाइज ऑफ ऑडिट था। प्रीमाइज ऑफ ऑडिट अगर नहीं होगा तो ऑडिट आगे नहीं जा सकता है। प्रीमाइज ऑफ ऑडिट होगा तो ऑडिटर ऑडिट एक्सेप्ट करेगा। तो मान लो प्रीमाइज ऑफ ऑडिट था, मैनेजमेंट अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम किया, मैनेजमेंट अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम किया तो ऑडिटर ऑडिट एक्सेप्ट किया। अब स्टैंडर्ड कह रहा है कि ऑडिटर, ओ ऑडिटर, तुम तुम्हारा एथिकल रिक्वायरमेंट मेंटेन करो। मतलब ये सर एथिकल रिक्वायरमेंट तुम्हारे पास रहना चाहिए। अगर तुम एथिकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करोगे तुम ऑडिट करने के लिए लायक नहीं हो। इसका मतलब ये जो एथिकल रिक्वायरमेंट इसको कौन मेंटेन करेगा? ऑडिटर। तो एथिकल रिक्वायरमेंट यही कह रहा है कि ऑडिटर को इंडिपेंडेंसी मेंटेन करना होगा। ऑडिटर को इंडिपेंडेंसी मेंटेन करना होगा। अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंसी मेंटेन नहीं करेगा तो वो ऑडिट करने के लिए लायक नहीं होगा। आप बोलेंगे सर ये इंडिपेंडेंस का मतलब, देखो ऑडिटर हमेशा अपने तरफ से मतलब खुद का सोचने के हिसाब से ऑडिट करना चाहिए। देखो मान लो मैं जा रहा हूं तुम्हारा कंपनी को ऑडिट करने के लिए, मैं कुछ डिसीजन लेने चाहता हूं लेकिन तुमने बोला कि अगर तुम ये डिसीजन लोगे तो मैं तुम्हें देख लूंगा। मतलब तुम जैसे बोलोगे तो मैं मेरा डिसीजन बदल दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ऑडिटर को जो सही लगेगा वो वैसे करेगा। ऑडिटर को सही लगा कि हाँ ऐसे रिपोर्ट देना है तो ऑडिटर रिपोर्ट देगा। मतलब ऑडिटर हमेशा इंडिपेंडेंट ऑडिट करेगा, डिपेंडेंट ऑडिट नहीं करेगा। डिपेंडेंट का मतलब होता है मान लो कि मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हूं तो तुम जैसे बोलोगे मैं ऐसे करूंगा, नहीं, मैं इंडिपेंडेंट ऑडिटर हूं तो मुझे जो सही लगेगा मैं वही करेगा। तो ऑडिटर को इंडिपेंडेंसी मेंटेन करना होगा। इसका मतलब ऑडिटर कभी भी नहीं झुकेगा, ऑडिटर कभी भी नहीं झुकेगा। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिविटी। फिर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी रहना चाहिए। किसके पास? ऑडिटर के पास। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी रहना चाहिए ऑडिटर के पास। फिर ऑडिटर को ड्यू केयर के साथ काम करना होगा। ऑडिटर के साथ ऑडिटर ड्यू केयर के साथ काम करना होगा। ऑडिटर प्रोफेशनली बिहेव करना होगा, ऑडिटर प्रोफेशनली बिहेव करना होगा। फिर ऑडिटर को कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना होगा। अब बोलेंगे सर ये इंडिपेंडेंसी क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी क्या होता है, ड्यू केयर क्या होता है, प्रोफेशनल बिहेवियर क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है। देखो ये सारे रिक्वायरमेंट को ऑडिटर फुलफिल करना होगा, ये सारे रिक्वायरमेंट को ऑडिटर फुलफिल करना होगा। चलो इंडिपेंडेंस क्या होता है? देखो इंडिपेंडेंस का पॉइंट ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ
कि ऑडिटर खुद के हिसाब से, ऑडिटर को जो सही लगेगा वो वही करेगा। ऑडिटर को लगता है कि हाँ चोरी मतलब फ्रॉड हुआ है, मुझे इन्वेस्टिगेशन करना होगा, तो मान लो कि क्लाइंट ने बोला कि नहीं नहीं तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपया नहीं दूंगा, ऐसा नहीं होगा। ऑडिटर किसी भी हालत में नहीं झुकेगा, किसी की लालच में ऑडिटर नहीं झुकेगा, ठीक है। तो उसको कहते हैं इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कोई एक ऑब्जेक्टिव रख के तुम काम करो। चलो अब बोलेंगे ऑडिट क्यों कर रहे हो, तो एक रिपोर्ट बनाने के लिए, मतलब ओपिनियन देने के लिए, तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी। फिर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, इसका मतलब जो ऑडिटर ऑडिट करेगा उसके पास कुछ प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि अकाउंट्स का नॉलेज, टैक्सेशन का नॉलेज। तो ऑडिटर के पास कुछ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी भी होना चाहिए। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी का मतलब ऑडिटर के पास कुछ प्रोफेशनल नॉलेज, जैसे कि अकाउंट्स का, टैक्सेशन का, कंपनी लॉ का, ये सब नॉलेज होना चाहिए। अगर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी नहीं है तो ऑडिटर ऑडिट करने के लिए लायक नहीं, तो ठीक। फिर ड्यू केयर के साथ काम करना होगा ऑडिटर को। देखो अगर ऑडिटर जाएगा कि बोलेगा क्लाइंट को बोलेगा कि चलो तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मुझे चेक करना है, ये बताओ तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ कहाँ है। ऑडिटर क्लाइंट बोलेगा कि ये देखो ये मेरा कंप्यूटर, इस कंप्यूटर में मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, मतलब टैली या ईआरपी में मेंटेन हो रहा है। तो ऑडिटर बोलेगा कि अच्छा कंप्यूटर तो इसको दे दो, इसको मतलब खींच के ले आएगा, ऐसे फेंक देगा। जैसे कि क्लाइंट का प्रॉपर्टीज डैमेज हो जाएगा, क्या ये सही करने मतलब सही तरीका होगा ऑडिट करने का? नहीं। तो इसका मतलब ऑडिटर को ड्यू केयर के साथ ऑडिट करना है, ऑडिटर को ड्यू केयर के साथ ऑडिट करना है। ऑडिटर ऐसा नहीं करेगा जैसे कि क्लाइंट को नुकसान आएगा व नुकसान होगा, या क्लाइंट के प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाएगा। चलो फिर प्रोफेशनल बिहेवियर ऑडिटर को मेंटेन करना होगा। ऑडिटर ने गया क्लाइंट के पास, बोला कि एक काम करो, मुझे इसका एक्सप्लेनेशन दे दो। क्लाइंट सोच रहा है कि हाँ, मतलब क्लाइंट क्या बोलेगा वो सोच रहा है। ऑडिटर एक मतलब वो क्या थापड़ मारा किसको? क्लाइंट को। मैंने पूछा ना, तो इतना देर क्यों कर रहे हो तुम जवाब देने के लिए? क्या ये प्रोफेशनल बिहेवियर होता है? नहीं। तो इसका मतलब ऑडिटर एकदम पोलाइटली, मतलब वो भद्रामी के साथ जाके ऑडिट करेगा। प्रोफेशनल बिहेवियर भी ऑडिटर को होना चाहिए। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ऑडिटर को ऑडिट करने के वक्त जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा क्लाइंट का बिजनेस रिगार्ड्स में, ऑडिटर को ऑडिट करने के वक्त जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा क्लाइंट्स का बिजनेस रिगार्ड्स में, वो इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देगा, क्योंकि जो क्लाइंट होता है ना उसका भी कॉम्पिटिटर होता है। अगर कॉम्पिटिटर को एक बार पता चल जाएगा कि हाँ मेरा क्या है टेक्निक्स, तो कॉम्पिटिटर भी थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो कॉम्पिटिटर आके मेरे से इंफॉर्मेशन तो नहीं ले पाएंगे, फिर भी मेरा इंफॉर्मेशन किसको पता चलेगा? ऑडिटर को। तो ऑडिटर का यही रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि ऑडिटर वो इंफॉर्मेशन किसी को नहीं बताएगा। अगर ऑडिटर इंफॉर्मेशन बताता है तो वो स्टैंडर्ड्स को वायोलेट कर रहा है। तो ये सब होगा हमारा एथिकल रिक्वायरमेंट्स, ये सब होगा हमारा एथिकल रिक्वायरमेंट्स। फिर पॉइंट नंबर सी, ऐसे 200 कह रहा है कि ऑडिटर को तुम प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करो। तो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, तुम प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करो, तुम प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करो, तो ठीक है। फिर प्रोफेशनल जजमेंट,
ऑडिटर के पास कुछ प्रोफेशनल जजमेंट करने का कैपेबिलिटी होना चाहिए। मतलब ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट करेगा, फिर उसके बाद डिसीजन लेगा। बिना जजमेंट में वो डिसीजन नहीं ले सकता है। ऑडिट रिस्क एंड ऑडिट एविडेंस। देखो, ऑडिटर को पहले कि रिस्क कितना है वो इवैल्यूएट करना पड़ेगा। ज्यादा रिस्क होगा तो ज्यादा ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना पड़ेगा, कम रिस्क होगा तो कम ऑडिट एविडेंस कलेक्शन करने में हो जाएगा। तो इसका मतलब पहले ऑडिटर को और रिस्क पता करना होगा, फिर रिस्क के हिसाब से एविडेंस कलेक्शन करना होगा। ऑडिटर को रिस्क कलेक्ट करना होगा, मतलब रिस्क इवैल्यूएट करना होगा, फिर रिस्क के हिसाब से एविडेंस कलेक्शन करना होगा। नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ एश्योरेंस। देखो, ऑडिटर को मतलब ऑडिटर का ड्यूटीज होगा टू फॉर्म एन ओपिनियन। ऑडिटर को एक ऑडिट ओपिनियन देना होगा कि क्या तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू फेयर व्यू दे रहा है। इसका मतलब ऑडिटर का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू फॉर्म एन ओपिनियन। ये ओपिनियन देने के लिए ऑडिटर को सफिशिएंट और रीजनेबल एश्योरेंस कलेक्शन करना पड़ेगा। तो टू फॉर्म एन ओपिनियन, फॉर दिस ऑडिटर has to obtain reasonable assurance। और रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब मुझे ऑन एन एवरेज मतलब 50% से ज्यादा लगता है कि करेक्ट है। देखो, मान लो मुझे मेरे पास एक सवाल आया कि तुम्हारे बारे में ओपिनियन देना है, तुम अच्छा लड़का या खराब लड़का। तो मैंने क्या किया, तुम्हारे बारे में एविडेंस कलेक्शन किया। हाँ, हो सकता है मुझे 100% भरोसा मिल जाएगा तुम अच्छे हो, तो उस वक्त हम बोलेंगे कि वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस। क्या, एब्सोल्यूट एश्योरेंस। लेकिन मुझे 50% से ज्यादा लग रहा है कि मतलब मेरे पास 50% से ज्यादा एविडेंस है कि तुम अच्छे लड़का हो, लेकिन 100% नहीं। तो फिर भी मैंने बोला कि तुम अच्छा लड़का। तो इसका मतलब मैंने जो ओपिनियन दिया, क्या वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस के हिसाब से दिया या रीजनेबल एश्योरेंस के हिसाब से दिया। मैंने रीजनेबल एश्योरेंस के हिसाब से ओपिनियन दिया। तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग यही कह रहा है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग यही कह रहा है कि ऑडिटर ओपिनियन देगा किसके हिसाब से, रीजनेबल एश्योरेंस। इसका मतलब ऑडिटर को अगर 50% से ज्यादा कंफर्मेशन लगता है, फिर 100% नहीं है, तो उसके हिसाब से वो ओपिनियन दे सकता है। क्योंकि हमें एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं चाहिए, हमें रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए। नेक्स्ट लिखो पॉइंट नंबर 5, स्कोप ऑफ एन ऑडिट। देखो, स्कोप का मतलब हम कितना काम करेंगे, हम क्या काम करेंगे। ऑडिटर जब ऑडिट करेगा मतलब कितना काम करेगा, उसको कहते हैं ऑडिट का स्कोप। देखो, आप बोलेंगे सर ये स्कोप कैसे डिटरमाइन होगा। ऑडिट का स्कोप डिटरमाइन होता है बाय द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। मतलब तुम्हारा ऑडिट होगा, तुम क्लाइंट, मैं ऑडिटर, तुम्हारे और मेरे बीच में एक डिस्कशन होगा, एक एग्रीमेंट होगा। वो एग्रीमेंट को कहते हैं एंगेजमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट। तुम्हारे और मेरे बीच में एक एग्रीमेंट होगा
वो एग्रीमेंट को हम बोलेंगे कि क्या, वो एग्रीमेंट को हम बोलेंगे कि ऑडिट एंगेजमेंट। तो वही एग्रीमेंट में हम डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मतलब हमारा जो स्कोप होगा वो स्कोप डिटरमाइन होगा हमारा एंगेजमेंट लेटर के हिसाब से। तो स्कोप ऑफ एन ऑडिट इज डिटरमाइन बाय, बोलो, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। फिर लेजिस्लेटिव लॉ, फिर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये तीनों पॉइंट का मीनिंग समझो। मान लो तुम क्लाइंट, मैं ऑडिटर, तो मुझे क्या करना है, मतलब मैं जो ऑडिट करूंगा कितना काम करूंगा, इसको कहते हैं स्कोप। हमारा स्कोप डिटरमाइन होगा कैसे, हमारा स्कोप डिटरमाइन होगा बाय द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। मतलब हमारा एंगेजमेंट मतलब एग्रीमेंट बोलेगा कि मुझे क्या करना है, फिर जो लेजिस्लेटिव लॉ बोलेगा मुझे भी वो काम करना है। जो लेजिस्लेटिव लॉ मतलब कंपनीज एक्ट हुआ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ, ये जो बोलेगा कि ऑडिटर को ऐसा करना होगा, मतलब ये काम करना होगा, तो मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी वो काम करना होगा, वो मेरे स्कोप में आ जाएगा। फिर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बोल रहा है कि ऑडिटर को ये सब करना होगा, मतलब क्लाइंट एग्रीमेंट में जो बोलेगा उसको भी मुझे करना है, लॉ जो बोलेगा उसको भी करना है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो भी बोलेगा मुझे उसको भी करना है। तो इसका मतलब ऑडिटर का स्कोप में तीन चीज आ सकता है। जो चीज क्लाइंट बोलेगा उसको भी करना है, जो चीज लॉ बोलेगा उसको भी करना है, जो चीज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बोलेगा उसको भी करना है। 6th पॉइंट लिखो, ऑडिटर्स ड्यूटीज अंडर एसए। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से ऑडिटर्स का ड्यूटी क्या होता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से ऑडिटर का ड्यूटी क्या होता है। देखो, ऑडिटर का ड्यूटी होता है पहले रिस्क असेसमेंट करना। ऑडिटर का ड्यूटी जो होता है कि पहले रिस्क असेसमेंट करना। ऑडिटर जाके पहले रिस्क असेसमेंट करेगा। रिस्क असेसमेंट मतलब कितना चांसेस है कि वहां पे फ्रॉड है, तो पहले रिस्क असेसमेंट करेगा। फिर उसके बाद ऑब्टेन एविडेंस, फिर उसके बाद फॉर्मिंग एन ओपिनियन। बस यही 3 ड्यूटीज है ऑडिटर का। देखो एक्चुअली ऑडिटर क्या करेगा ना, मान लो एक क्लाइंट, ठीक है, एक क्लाइंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो इसको बनाएगा कौन, क्लाइंट का मैनेजमेंट। देखो एकदम क्लियर पिक्चर समझो, दिस इज बिजनेसमैन या ओनर, ये होता है मैनेजमेंट, इसको हम कहते हैं ऑडिटर। ध्यान से समझो, इसको कॉपी मत करो। ये रहा तुम्हारा ओनर, ये रहा तुम्हारा ऑडिटर, ये रहा तुम्हारा मैनेजमेंट, ठीक है। फिर ये तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अच्छा पैसा किसका लगा हुआ है बिजनेस में, ओनर का, लेकिन उसका मतलब उसका मेंटेनेंस कौन कर रहा है, मैनेजमेंट। क्योंकि मेरा जो भी बिजनेस, मतलब मान लो कि तुम्हारा सोल ट्रेडिंग बिजनेस है तो ओनर खुद मैनेज करेगा, पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनर मैनेज करेंगे। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है, ओनर तो शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी को मैनेज कौन करते हैं, बिजनेस को मैनेज कौन करते हैं, मैनेजमेंट। तो ओनर का पैसा लगा हुआ है, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट के पास, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिटर चेक करेगा, एक रिपोर्ट देगा कि हाँ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड
फेयर व्यू दे रहा है। ऑडिटर एक रिपोर्ट देगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं। अगर ऑडिटर को लगता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है तो वो ओपिनियन देगा कि हाँ स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है। अगर ऑडिटर को लगता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहा है तो उसको रिपोर्ट देना होगा कि ना ये स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहा है। तो ऑडिटर को एक रिपोर्ट देना है, मतलब द एंड रिजल्ट ऑफ ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। द एंड रिजल्ट ऑफ ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। तो वो ओपिनियन देने के लिए ऑडिटर को क्या करना है या ऑडिटर का ड्यूटीज क्या होगा। तो पहले ऑडिटर रिस्क असेसमेंट करेगा, मतलब जिस कंपनी का तुम ऑडिट करोगे वो कंपनी का रिस्क क्या होता है, मतलब वो कंपनी कितना रिस्क में है, ऑडिट करना कितना रिस्क। रिस्क का मतलब मैं एक रिपोर्ट देगा, मैं एक रिपोर्ट दे दूंगा, कितना चांसेस है कि वो रिपोर्ट मेरा गलत हो सकता है, उसको कहते हैं ऑडिट रिस्क। तो ऑडिट रिस्क हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी इतना सा समझो कि पहले मुझे रिस्क असेसमेंट करना है, फिर उसके बाद मुझे एविडेंस कलेक्शन करना है। एविडेंस मतलब रीजनेबल एश्योरेंस, फिर उसके बाद मुझे रिपोर्ट करना है या ओपिनियन देना है। तो बस यही होगा ऑडिटर का ड्यूटी अंडर स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग। ऑडिटर का ड्यूटी अंडर स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 लिखो, एडवांटेजेस ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। एडवांटेजेस ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। देखो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का मतलब क्या होता है, हमेशा क्वेश्चनिंग माइंड रखो, अलर्ट रखो खुद को, फिर रिकॉग्नाइज करो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। अगर ऐसे तुम करोगे तो क्या एडवांटेजेस मिलेगा, अगर तुम प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करोगे तो रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा, रिस्क मिनिमाइज। फिर नो ओवर जनरलाइजिंग, फिर यूजिंग इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन। बस यही तीनों एडवांटेजेस मिलेगा अगर प्रोफेशनल स्केप्टिज्म हम मेंटेन करेंगे। अगर प्रोफेशनल स्केप्टिज्म हम मेंटेन करेंगे तो हमें यही तीनों एडवांटेजेस मिलेगा। क्या, पहले रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा, अगर मैं प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन नहीं करूंगा तो ऑडिट रिस्क बढ़ जाएगा, अगर मैं प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करूंगा तो ऑडिट रिस्क कम हो जाएगा। फिर नो ओवर जनरलाइजिंग का मतलब चलो ये मतलब ये क्या होगा, जनरली मैंने कुछ नहीं देखा फिर बोला कि हाँ वो ठीक, मुझे लगता है कि शायद वो ठीक होगा। नहीं, ऐसे नहीं हम बोलेंगे, हम देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, फिर अगर हमें लगता है कि वो सही है तो हम रिपोर्ट देंगे सही। ऐसे हम अजम्पशन नहीं ले सकते हैं कि चलो वो सही हो सकता है, ऐसे अजम्पशन हम नहीं लेंगे। फिर अगर हम प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करेंगे तो इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन हम नहीं लेंगे, क्योंकि अभी मैंने बोला ना, मैंने बिना देख के अज्यूम कर रहा हूँ कि अरे यार चलो ना वो सही हुआ होगा, ऐसा अजम्पशन हम नहीं ले सकते, ये गलत प्रोसीजर होता है। हमें पहले देखना होगा, एविडेंस कलेक्शन करना होगा, फिर उसके बाद रिपोर्ट देना होगा। तो ठीक है, चलो ये था तुम्हारा एसे 200। तो एसे 200 में हम लोग क्या सीखे, थोड़ा एक बार क्विक रिवाइज करते। तो हमें यही सीखे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो होता है, वो जनरल पर्पज होता है, और स्पेसिफिक जनरल पर्पज किसी भी कारण के लिए यूज हो सकता है। जो नॉर्मल पीएल बैलेंस शीट होता है वो जनरल पर्पज, फिर स्पेसिफिक पर्पज मतलब कोई स्पेसिफिक कारण के लिए यूज हो सकता है, जैसे कि मैंने बैंक के पास गया लोन लाने के लिए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा वो स्पेसिफिक।
प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का मतलब क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट, रिकॉग्नाइज पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। फिर एसए 200 का रिक्वायरमेंट क्या होता है, पहले देखो प्रीमाइज ऑफ ऑडिट है या नहीं। अगर प्रीमाइज ऑफ ऑडिट है तो मैं ऑडिट एक्सेप्ट करूंगा, अगर प्रीमाइज ऑफ ऑडिट नहीं है तो मैं ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। प्रीमाइज ऑफ ऑडिट का मतलब मैनेजमेंट को खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम करने के लिए बोलो। मैनेजमेंट बोलेगा कि हाँ चलो मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करूंगा एंड प्रेजेंट करूंगा, फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में इंप्लीमेंट करूंगा, फिर नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा, किसको, ऑडिटर को। फिर कह रहा है कि तुम ऑडिटर के पास एथिकल रिक्वायरमेंट होना चाहिए। एथिकल रिक्वायरमेंट का मतलब इंडिपेंडेंसी मेंटेन करना है, ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करना है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी भी होना चाहिए, ड्यू केयर भी लेना चाहिए, प्रोफेशनल बिहेवियर भी होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी भी होना चाहिए, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करना होगा। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। फिर प्रोफेशनल जजमेंट के साथ रिपोर्ट देना है। ऑडिट रिस्क एंड ऑडिट एविडेंस, मतलब रिस्क को भी देखना होगा, एविडेंस भी कलेक्शन करना होगा। ऑडिट में रीजनेबल एश्योरेंस चलता है। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब 50% से ज़्यादा हमें लगता है कि ठीक है, लेकिन 100% नहीं है। फिर स्कोप ऑफ ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट डिटरमाइन कौन करेगा, क्लाइंट करेगा टर्म ऑफ एंगेजमेंट के हिसाब से। फिर जो लॉ बोलेगा उसको भी हमें करना होगा, फिर जो स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग बोलेगा उसको भी करना होगा। ऑडिटर्स का ड्यूटी क्या होता है स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिट के हिसाब से, पहले रिस्क असेसमेंट करेगा, ऑडिट एविडेंस करेगा, फिर ओपिनियन फॉर्म करेगा। ठीक है। अगर प्रोफेशनल स्केप्टिज्म तुम मेंटेन करोगे तो तुम्हें क्या एडवांटेजेस मिलेगा, तुम्हारा रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा, नो ओवर जनरलाइजिंग, यूजिंग इनअप्रोप्रिएट assumptions। चलो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑडिटिंग का जो बेसिक कंसेप्ट होता है। तो ठीक है, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट को अभी हम लोग रीड करेंगे, मतलब डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद और एक स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फिर बेसिक का कवर करेंगे। मतलब बेसिक के लिए जो भी स्टैंडर्ड से रिलेवेंट होगा पहले मैं वो स्टैंडर्ड्स को डिस्कशन करूंगा, फिर उसके बाद ऑडिटिंग का बेसिक कंसेप्ट चैप्टर हम मूव करेंगे। देखो पहले सर ये बताइए ऑडिटिंग का डेफिनेशन क्या क्या होता है। ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग मतलब एसए 200 बोल चुका है कि ऑडिटर को इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना होगा, क्योंकि ऑडिटर को इंडिपेंडेंसी मेंटेन करना होगा। तो ऑडिट का मतलब सिस्टमेटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ डाटा। तो इसको रीड करो। ये आईसीएआई का डेफिनेशंस। आईसीएआई का मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ऑडिट का डेफिनेशन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के हिसाब से भी मिलेगा, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग मतलब एसए 200 के हिसाब से मिलेगा। तो पहले हम हमारा इंस्टीट्यूट का डेफिनेशन देखेंगे। तो आईसीएआई क्या कह रहा है ऑडिटिंग के बारे में। आईसीएआई ये कह रहा है कि ए सिस्टमेटिक and independent examination of a data, statements, records, operations and performances of an enterprise for a stated purpose. In any auditing situation, the auditor perceives and recognizes the propositions before him for examination, collect evidence, evaluates the same, and on this basis formulates his judgment, which he communicated through his audit report. According to them, auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the informations and established criteria. Auditing should done by a competent independent person। आप बोलेंगे सर आप क्या बोलते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आया। देखो समझ में आ जाएगा, इसको मैं इधर से हटाता हूँ। लिखो आईसीएआई डेफिनेशंस। ऑडिटिंग का डेफिनेशन किसके हिसाब से, आईसीएआई। ए सिस्टमेटिक एंड independent
examination of data, statements, records for a stated purpose। बस इतना सा डेफिनेशन तुम रीड करो। एक सिस्टमेटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट का मतलब ऑडिटर खुद के हिसाब से एग्जामिन करेगा, कौन बोलेगा ऐसे करो वो ऑडिटर ऐसे नहीं करेगा, मतलब ऑडिटर किसके सामने नहीं झुकेगा, उसको जो लगेगा सही वो करेगा। सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन मतलब चेक करेगा किसको, डाटा को, स्टेटमेंट्स को और रिकॉर्ड्स को, फॉर ए स्टेटेड पर्पज, एक निर्दिष्ट कारण के लिए वो एग्जामिन करेगा। आप बोलेंगे सर वो निर्दिष्ट कारण क्या होता है? टू फॉर्म ऑन ओपिनियन, एक ओपिनियन देगा कि whether the financial statement reflects true and fair view। ऑडिटर मतलब ऑडिटिंग का मतलब होता है एक सिस्टमेटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, एक सिस्टमेटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो इसको हाईलाइट करो, सिस्टमेटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। क्या चीज का एग्जामिनेशन? स्टेटमेंट्स का। किसके लिए? एक स्टेटेड पर्पज के लिए। क्या है वो स्टेटेड पर्पज? टू फॉर्म एन ओपिनियन whether the financial statement reflects true and fair view, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है? यही ओपिनियन देने के लिए हम एक सिस्टमेटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करेंगे। यही ओपिनियन देने के लिए हम एक सिस्टमेटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करेंगे। इस सिस्टमेटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन को ऑडिटिंग कहते हैं। इस सिस्टमेटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन को ऑडिटिंग कहते हैं। बोलो, बात समझ में आया कि ऑडिटिंग का डेफिनेशन क्या होता है? ये जो ऑडिटिंग का डेफिनेशन मैंने तुम्हें दिया, ये तुम्हारा ICAI का हिसाब से डेफिनेशन, ठीक है। इसके लिए ऑडिटर क्या करेगा? देखो, अगर सिस्टमेटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना है तो ऑडिटर क्या करेगा ना, कलेक्ट करेगा एविडेंस, इवैल्यूएट्स द सेम, ऑन दिस बेसिस फॉर्मुलेट्स हिज जजमेंट या ओपिनियन। किसके थ्रू में? ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू में। चलो लिखो इस बात को। फॉर दिस ऑडिटर should collect sufficient and appropriate audit evidence, and on the basis of which he will express an opinion through an audit report। एक ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। एक ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। चलो अब बोलेंगे सर ये से 200 जो अभी अभी मैंने समझाया था, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 200, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 200 के हिसाब से ऑडिटिंग का डेफिनेशन क्या होता है? देखो, इससे 200 के हिसाब से an audit is independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, and irrespective of its legal size form, when such an examination is conducted with a view
to expressing an opinion thereon. In the close scrutiny of different definition, we found that there are different ways of expressing the concept auditing, but having a lots of similarity therein. चलो अब बोलेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ। देखो एसे 200 ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग ऑडिट, जो एसे 200 का नाम मैंने लिखा था, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, उसका एक शॉर्टकट नेम होता है बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट। चलो जैसे कि तुम लोग का एक अच्छा गुड नेम होता है, एक निक नेम भी होता है, तो गुड नेम होता है एसे 200 का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड्स, लेकिन उसका निक नेम होता है बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट, उसका निक नेम होता है बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट। तो चलो वो एसे 200 के हिसाब से ऑडिट का मतलब an audit is an independent examination, independent examination। तो लिखो इधर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑडिट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। बेटा ये इंडिपेंडेंट क्यों कह रहा है? क्योंकि ऑडिटर को इंडिपेंडेंस के साथ काम करना होगा, ऑडिटर को इंडिपेंडेंसी के साथ काम करना होगा। तो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किस चीज का एग्जामिनेशन? ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलो किसका? ऑफ एन एंटिटी, वो एंटिटी व्हेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ लीगल साइज। मतलब प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी होगा फिर भी उसका एग्जामिनेशन होगा, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी होगा फिर भी उसका एग्जामिनेशन होगा, चाहे वो बड़ा एंटिटी होगा फिर भी उसका एग्जामिनेशन होगा, चाहे वो छोटा एंटिटी होगा उसका भी एग्जामिनेशन होगा। तो ऐसा हो सकता है क्या? बड़ा बड़ा एंटिटी होगा तो ऑडिटिंग होगा, बड़ा एंटिटी नहीं मतलब छोटे छोटे एंटिटी का ऑडिट नहीं होगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, चाहे वो छोटे एंटिटी हो या बड़े एंटिटी हो, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी हो या नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी हो, तो ऑडिट होगा उसका। When such an examination is conducted, ये एग्जामिनेशन क्यों होगा? क्योंकि हम एक्सप्रेस करेंगे an opinion, to expressing an opinion। तो लिखो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी टू एक्सप्रेस an opinion thereon, to express an opinion thereon, to express an opinion thereon। उसके ऊपर हम एक ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। क्या है वो ओपिनियन? whether the statement provides true and fair view or not। ये डेफिनेशन ऑलरेडी खत्म हो चुका है। चलो मीनिंग ऑफ एन ऑडिट कंटेंट्स, ऑडिटिंग का मीनिंग क्या होता है? अच्छा देखो, अगर ये पीडीएफ तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है, तुम इस नंबर में व्हाट्सएप करो कि सर हमें ऑडिटिंग का पीडीएफ चाहिए। ये जो 8260839219 इस नंबर में तुम व्हाट्सएप कर सकते हो, मैंने तुम्हें पीडीएफ दे दूंगा, फिर तुम पीडीएफ प्रिंट करके इसको पढ़ सकते हो। हाँ हो सकता है ये तुम्हें मिला होगा, अगर तुम्हें नहीं मिला है तो तुम इमीडिएटली ये करो, क्योंकि ऑडिट का पीडीएफ ऐसा भी कुछ स्टूडेंट्स को लेट में हम सेंड किए थे। अगर उससे पहले तुम क्लास देख रहे हो तो तुम एक काम करो, उस नंबर में मुझे व्हाट्सएप करो, ये पीडीएफ मैं तुम्हें दे दूंगा, एक छोटा मतलब वो कम पेज का पीडीएफ, तो तुम उसको प्रिंट करके भी पढ़ सकते हो। द मीनिंग ऑफ एन ऑडिट कंटेंट्स एंड इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस। ऑडिटिंग का मतलब होता है, अगर ऑडिटिंग का डेफिनेशन एग्जाम में आएगा तो तुम्हें ये सब वर्ड लिखना पड़ेगा कि ऑडिटिंग का मतलब होता है
एक इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन किस चीज का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस का। इट इज डन बाय इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन। इंडिपेंडेंट का मतलब जो किसके ऊपर डिपेंड, मतलब एंटिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इट इज डन विथ द हेल्प ऑफ वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट। इस पॉइंट को हम आगे डिस्कशन करेंगे। द ऑडिटर satisfy himself with the authenticity of financial accounts prepared for a particular period। authenticity मतलब क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है। हाँ, द ऑडिटर्स रिपोर्ट, द ऑडिटर रिपोर्ट्स दैट, ऑडिटर क्या रिपोर्ट करेगा, द बैलेंस शीट एग्जिबिट्स ए ट्रू एंड फेयर व्यू। बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है किस चीज का, स्टेटमेंट और स्टेट ऑफ अफेयर्स का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है। ये जो अकाउंट्स प्रिपेयर्ड हुआ है ये लॉ के हिसाब से प्रिपेयर्ड हुआ है। इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड देन रिपोर्ट इन व्हाट रेस्पेक्ट ही इज नॉट सेटिस्फाइड। बोलो ऑडिटर जब रिपोर्ट करेगा, ऑडिटर जो जब रिपोर्ट करेगा उसका रिपोर्ट में वो क्या मेंशन करेगा, वो यही मेंशन करेगा कि क्या बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, क्या पीएल अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, हाँ, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अकाउंट्स लॉ के हिसाब से बना हुआ है, हाँ। अगर ऑडिटर को लग रहा है कि नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहा है, लॉ के हिसाब से नहीं बना हुआ है, तो वो रिपोर्ट देगा कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड। फिर व्हाट रेस्पेक्ट, इन व्हाट रेस्पेक्ट ही इज नॉट सेटिस्फाइड, फिर ऑडिटर को यही बोलना पड़ेगा कि इस कारण के लिए मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। मतलब रिपोर्ट देने के बाद कारण भी देना पड़ेगा। तुम ये जो स्पेस दिया हुआ है इधर लिख सकते हो। द एसेंशियल फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग का एसेंशियल फीचर्स क्या होता है, द एसेंशियल फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग, द एसेंशियल फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग आर एनुमरेटेड बिलो। देखो जितना भी कंसेप्ट ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं वही कंसेप्ट से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इवैल्यूएशन ऑफ रिलेवेंस, रिलायबिलिटी एंड एडिक्वेसी ऑफ एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन। क्या मैंने बोला था, ऑडिटर पहले रिस्क असेसमेंट करेगा, फिर उसके बाद एविडेंस कलेक्शन करेगा, फिर उसके बाद एविडेंस को इवैल्यूएट करके रिपोर्ट देगा। तो ऑडिटर का फीचर्स का मतलब ऑडिट कैसे होना चाहिए। देखो ऑडिट कैसे होना चाहिए ना, ऑडिट में एक काम होना चाहिए, इट इन्वॉल्व्स, ऑडिट में एक काम होना चाहिए, इट इन्वॉल्व्स क्या, इवैल्यूएशन ऑफ रिलेवेंस, रिलायबिलिटी एंड एडिक्वेसी ऑफ एविडेंस। जो एविडेंस तुम कलेक्शन करोगे उसका रिलेवेंस को तुम मतलब इवैल्यूएट करोगे, उसका रिलायबिलिटी को इवैल्यूएट करेगा, उसका एडिक्वेसी को इवैल्यूएट करोगे। देखो मैंने बोला कि तुम रिपोर्ट दे दो या ओपिनियन दे दो, ओपिनियन देने के लिए तुम्हें एविडेंस कलेक्शन करना पड़ेगा, फिर तुम्हारा एविडेंस रिलेवेंस होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए, रिलायबिलिटी होना चाहिए, मतलब तुम जो एविडेंस कलेक्ट करोगे उसके ऊपर लोग भरोसा कर सकते हैं, लोग का भरोसा होना चाहिए, फिर सफिशिएंट होना चाहिए, मतलब एडिक्वेसी होना चाहिए। अगर तुम्हारा एविडेंस रिलेवेंस नहीं है, तुम्हारा एविडेंस का रिलायबिलिटी नहीं है, फिर तुम्हारा एविडेंस का एडिक्वेसी नहीं है, इसका मतलब तुम्हारा एविडेंस गलत है, तुम्हारा ओपिनियन ठीक नहीं है। फिर इट इज एन एनालिटिकल, क्रिटिकल, इन्वेस्टिगेटिव। ऑडिटिंग का मतलब क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन होता है ना। द इंफॉर्मेशन ऑडिटेड में बी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। हम फाइनेंशियल डाटा को भी ऑडिट कर सकते हैं, हम नॉन फाइनेंशियल डाटा को भी ऑडिट कर सकते हैं। इट इज शुड बी स्टैंडर्ड्स, सॉरी देयर शुड बी स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। ऑब्वियसली स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से होगा, तो इसीलिए तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है ना। द ऑडिटर शुड कॉम्पिटेंट एंड इंडिपेंडेंट, द ऑडिटर शुड कॉम्पिटेंट एंड इंडिपेंडेंट। देख रहे हो ना, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग मतलब ऐसे 200 यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ सर। इट एंश्योर्स रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ असर्शंस।
देखो स्कोप ऑफ ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। ऐसे 200 के हिसाब से स्कोप ऑफ एन ऑडिट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी डिटरमाइन्ड बाय द ऑडिटर हाउ रिगार्ड्स टू द टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट। मैंने बोला था कि स्कोप ऑफ ऑडिट कैसे डिटरमाइन होगा ना, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के हिसाब से डिटरमाइन होगा। The requirement of a relevant legislation and pronouncement of the Institute of Chartered Accountants of India। तो इसका मतलब टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के हिसाब से, फिर रिलेवेंट लेजिस्लेटिव के हिसाब से, स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग के हिसाब से स्कोप डिटरमाइन किया जाएगा। ऑफ कोर्स इसको खाली रीड करना होगा क्योंकि ऑलरेडी हम सारे चीज डिस्कशन कर चुके हैं स्टैंडर्ड्स ऐसे 200 में। Of course, the terms of engagement cannot restrict the scope of an audit in relation to matter which are prescribed by the legislation। इसका मतलब देखो स्कोप ऑफ ऑडिट कैसे डिटरमाइन होगा, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट के हिसाब से, फिर लॉ के हिसाब से, फिर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से। इसका मतलब जो लॉ बोलेगा तुम्हें कंपलसरी करना होगा, जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बोलेगा उसको भी कंपलसरी करना होगा। मतलब टर्म्स ऑन एंगेजमेंट में क्या तुम लॉ का रिक्वायरमेंट को काट सकते हो? नहीं। क्या तुम लॉ का रिक्वायरमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो? नहीं। इसका मतलब लॉ जो बोलेगा और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो बोलेगा उसको कंपलसरी तुम्हें स्कोप में रखना होगा। फिर क्लाइंट को बोलो वो जो चाहेगा वो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में डाल सकता है। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कैन नॉट ओवरराइड द लॉ। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कैन नॉट ओवरराइड द लॉ। अकाउंटिंग ऑडिटिंग का डिस्टिंक्शन बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग में क्या होता है? एनालाइज इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग में एनालाइज करते हैं इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन, लेकिन ऑडिटिंग में रिव्यू करते हैं क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ऑडिटिंग में रिव्यू करते हैं क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। रिकॉर्ड एंड समराइज डाटा इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ये रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम होता है अकाउंटिंग, लेकिन उसको चेक करने का काम होता है ऑडिटिंग। ऑब्टेन एंड इवैल्यूएट एविडेंस ऑन स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा। मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। डिटरमाइन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से बनाया हुआ है? Determine fairness of statements in conformity with recognized accounting principles। इस पॉइंट को तुम रीड करो, अकाउंटिंग ऑडिटिंग का डेफिनेशंस। चलो एक काम करते हैं, आज के लिए मैं इस क्लास को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। तो ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मैंने रिमेनिंग कंसेप्ट समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना। थैंक यू, टाटा।